2000 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड अवेलेबल हैं इन्वेस्ट करने के लिए और यही सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न का भी कारण बनता है इन्वेस्टर्स के लिए दोस्तों कि आखिर किस फंड में जो है सो अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। ज़्यादातर लोग जो है सो म्यूचुअल फंड के नाम से ही कन्फ्यूज़ हो जाते हैं क्योंकि जो कंपनीज़ होती है अलग-अलग कंपनीज़ अलग-अलग वर्ड्स का इस्तेमाल करती है, ठीक है? अपने म्यूचुअल फंड के नाम में, ठीक है? जैसे कि कोई आर्बिट्राज डाल देगा, कोई यहाँ पे ब्लू चिप डालेगा, कोई लार्ज कैप डालेगा, मतलब जो है सो सिमिलर ही रहता है दोस्तों। कोई वैल्यू फंड डाल देता है, कोई क्वांट्रा फंड डाल देता है। समझ ही नहीं आता है एक आम इन्वेस्टर को कि आखिर ये फंड करेगा क्या पैसे का। और इस केस में हम लोग क्या करते हैं, सिंपली जाते हैं फंड में और उसका पास्ट रिटर्न देखते हैं और रिटर्न हमें अट्रैक्टिव लगता है तो इन्वेस्ट कर देते हैं बिना समझे। और ये जो है एक बहुत ही बड़ा मिस्टेक है दोस्तों कि फंड को बिना समझे बस रिटर्न्स देखकर, पास्ट परफॉर्मेंस देखकर इन्वेस्ट कर देना। और इसलिए आज का मैं वीडियो बना रहा हूं। इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे से आसान भाषा में विथ एग्जांपल सारे जितने भी म्यूचुअल फंड के कैटेगरीज होते हैं, टाइप्स होते हैं, सब टाइप्स होते हैं, उसको एक्सप्लेन करने वाला हूं, समझाने वाला हूं। जिसके बाद अगर इस वीडियो को आप पूरा देखते हो तो कोई भी फंड का बस नाम देख के ही आप मतलब ये बता दोगे कि ये फंड आपके पैसे के साथ क्या करेगा, इस फंड का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया द्वारा रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर स्क्रीन के ऊपर भी आ रहा होगा दोस्तों। मेरा काम है आपको म्यूचुअल फंड के बारे में सही नॉलेज प्रोवाइड करना, वो भी बिल्कुल फ्री में। अभी जो ये वीडियो आप देख रहे हो दोस्तों, ये मेरा फ्री म्यूचुअल फंड कोर्स का दूसरा वीडियो है दोस्तों। इससे पहले मैंने एक वीडियो और डाला था जिसका टाइटल था यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड। आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर लेना और प्लेलिस्ट को जो है सो इस कोर्स का जो प्लेलिस्ट है इसको फॉलो भी करते रहना ताकि जितने भी वीडियोस मैं इस कोर्स में डालूं सब आप तक पहुंचे और आप जो है सो अच्छे से म्यूचुअल फंड के बारे में सीख सको। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो और आपको किसी भी तरह का सजेशन की जरूरत है तो आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और मुझसे जो है फ्री में बिल्कुल बात कर सकते हो दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों और म्यूचुअल फंड के टाइप्स को समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, म्यूचुअल फंड के जो मेजरली दो ही टाइप्स हैं दोस्तों। एक का नाम है इक्विटी म्यूचुअल फंड और दूसरा का नाम है डेट म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो अगर बात करें दोस्तों डेट म्यूचुअल फंड की, तो नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा म्यूचुअल फंड जो आपके पैसे को आगे लोगों को कर्ज पे देगा, ठीक है, कर्ज में इन्वेस्ट करेगा। अब कर्ज लेने वाला कौन रहेगा दोस्तों? तो डेट म्यूचुअल फंड में जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो उस पैसे को या तो जो है सो गवर्नमेंट को दिया जाता है, हमारी सरकार को, या फिर बड़ी बड़ी जो कंपनीज है दोस्तों उसको दिया जाता है कर्ज के रूप में। तो जब भी सरकार या कंपनीज को पैसे की जरूरत पड़ती है वो सिंपली बॉन्ड इशू करती है। उस बॉन्ड में एक प्रॉमिस्ड इंटरेस्ट रेट रहता है दोस्तों और उसी इंटरेस्ट रेट से अट्रैक्ट होके हमारे आपके जैसे इन्वेस्टर्स जो है इन्वेस्ट करते हैं बॉन्ड्स में और उसी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने को ही डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना बोलते हैं दोस्तों। तो अब क्योंकि पैसा हम लोग डेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है किसी को कर्ज दिए हैं तो वो वापस भी करेगा, विथ इंटरेस्ट वापस करेगा और खास तौर पे तब जब सरकार लेने वाला है कर्ज, ठीक है, सरकार या बड़ी कंपनी से, तो जाहिर सी बात है पैसा वापस आएगा। तो यहाँ पे रिस्क जो है आपको काफी लो देखने को मिलेगा और अगर रिस्क लो है दोस्तों तो रिटर्न्स भी आपको यहाँ पे लो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो रिटर्न्स रहेगा दोस्तों वो आपका 5% से लेके 9% के अराउंड या 8% के अराउंड ही रहता है दोस्तों। इससे ज्यादा रिटर्न्स आपको डेट म्यूचुअल फंड में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरा जो कैटेगरी है हमारा म्यूचुअल फंड का, जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और सबसे ज्यादा पसंद करने वाला कैटेगरी है, जिसमें ज्यादातर लोग इन्वेस्ट करते हैं, वो है इक्विटी म्यूचुअल फंड, ठीक है। अब इक्विटी म्यूचुअल फंड जो ऐसा म्यूचुअल फंड है दोस्तों जिसमें अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो तो उस पैसे को मल्टीपल कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाता है या मल्टीपल कंपनीज के जो शेयर्स हैं उसको खरीदा जाता है उस पैसे से, ठीक है। तो एक तरह से आप जो है मल्टीपल कंपनीज
के शेयर होल्डर बन जाते हो, उसके एक बहुत ही छोटे से हिस्से के मालिक बन जाते हो दोस्तों। और आप खुद बताओ, आप किसी कंपनी के, किसी बिजनेस के अगर मालिक बन रहे हो तो जाहिर सी बात है वो कंपनी, वो बिजनेस आगे बढ़ेगा तो आपका पैसा भी ग्रो करेगा। अगर बिजनेस कंपनी नुकसान में जाएगा तो आपका पैसा भी नुकसान में जाएगा। तो वही चीज होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड में दोस्तों। यहाँ पे कुछ भी डेट म्यूचुअल फंड की तरह फिक्स नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे जो है सो प्योरली जो है आपका प्रॉफिट, आपका ग्रोथ जो है सो जिस भी कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्ट किया गया होगा उसके परफॉर्मेंस पे ही जाएगा। अगर कंपनीज अच्छा ग्रो कर रही होगी तो आपका पैसा भी ऊपर की ओर जाता हुआ दिखेगा। अगर खराब ग्रो कर रही होगी, नुकसान झेल रही होगी तो आपका पैसा भी नीचे जाता हुआ दिखेगा। तो डेट म्यूचुअल फंड तो हम लोग समझ गए, ये ऐसे इंसान के लिए है जो अपने पैसे से बहुत ज्यादा प्यार करता है और वो बिल्कुल भी उसको खोना नहीं चाहता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड ऐसे इंसान के लिए है जो साहसी है, हिम्मती है, जो थोड़ा सा एडवेंचर चाहता है दोस्तों, अपने पैसे को ग्रो करना चाहता है उसके लिए। लेकिन इन दोनों के बीच में भी तो कुछ लोग होंगे जो बहुत डेट जितना सेफ भी नहीं खेलना चाहते होंगे और इक्विटी जितना रिस्क भी नहीं लेना चाहते होंगे। और इन्हीं लोगों के लिए बनाया गया एक नया कैटेगरी का निर्माण हुआ दोस्तों, जिसको बोलते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, ठीक है। हाइब्रिड, ये दोनों का मिलावट है दोस्तों, इक्विटी और डेट का मिलावट से हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। ये कोई एक्चुअल कैटेगरी नहीं है, इसलिए मैंने आपको शुरुआत में ही बोला मेजर दो ही कैटेगरी है, डेट और इक्विटी। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड का जन्म हुआ इन दोनों के मिलावट से, ठीक है। अब क्योंकि ये डेट और इक्विटी से मिल के बना है तो जाहिर सी बात है इसमें रिस्क क्या हो जाएगा, मीडियम हो जाएगा, क्योंकि इसमें ना तो इक्विटी इतना रिस्क रहेगा ना तो डेट इतना सेफ्टी रहेगा। तो मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न्स हो जाएगा दोस्तों। एक म्यूचुअल फंड का कैटेगरी और है जो काफी इंटरेस्टिंग है और काफी ज्यादा जो है पॉपुलर भी है दोस्तों, लोकप्रिय भी है, ठीक है, जिसको बोलते हैं इंडेक्स फंड, ठीक है। इसको मैं अभी कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ, आगे चल के इसको बताऊंगा, इसी वीडियो में आगे भी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी नहीं छेड़ूंगा मैं इसको क्लियरली बहुत ही अच्छे से आगे बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या समझेंगे दोस्तों, अभी 20 सब टाइप समझेंगे इसी म्यूचुअल फंड के। 20 प्लस जो सब टाइप्स हैं जो आपको अक्सर कंफ्यूज करते हैं, वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। सारे सब टाइप। यहाँ पे डेट म्यूचुअल फंड के बारे में हम लोग और कोई भी बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि बिल्कुल भी डेट म्यूचुअल फंड पॉपुलर नहीं होता है, ज्यादातर लोग इसमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं ड्यू टू इस लो रिटर्न्स। बहुत ही कम रिटर्न्स देखने को मिलता है डेट म्यूचुअल फंड में, तो ज्यादातर लोग जो है प्रेफर करते हैं इक्विटी, हाइब्रिड और इंडेक्स में। तो इसी के बारे में मैं बताने वाला हूं, जितना बताना था डेट के बारे में उतना मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो अब यहाँ पे हाइब्रिड म्यूचुअल फंड को समझ लेते हैं दोस्तों। तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के जो सब कैटेगरीज हैं वो कुछ इस तरह से हैं, ठीक है। तो सबसे पहला कैटेगरी यहाँ पे है दोस्तों कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, ठीक है। तो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड वैसे इंसान के लिए है जो अपना ज्यादातर पैसा सुरक्षित रखना चाहता है, लेकिन कुछ एक छोटा सा अमाउंट जो है उस पे थोड़ा रिस्क उठाना चाहता है, ठीक है। मतलब डर भी रहा है लेकिन पूरी तरह से डर नहीं रहा है, ठीक है। तो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड क्या करेगा कि आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करोगे उसका 75% डेट में डालेगा और मैक्सिमम जो है सो 25% जो है इक्विटी में डाल सकता है फंड मैनेजर। लेकिन ये पहला क्राइटेरिया है दोस्तों, ये रूल है कि 75% तो डेट में जाएगा। बचा हुआ पैसा का जो करे फंड मैनेजर, उसका जितना परसेंट डालना हो इक्विटी में वो डाले या नहीं डाले, ठीक है। तो ये हो गया कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। अगर इसका एग्जांपल देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोटक डेट हाइब्रिड फंड, इसका जो है एक एग्जांपल है। और कैसे पहचानोगे ये कंजर्वेटिव है, देखिए हर फंड के नीचे आपको यहाँ पे कैटेगरी लिखा हुआ रहता है। देखिए कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड लिख दिया। कंजर्वेटिव जैसे देखोगे आप दिमाग में आ जाएगा वो, मतलब कि हाइब्रिड मतलब हो गया मिलावट और कंजर्वेटिव मतलब हो गया ज्यादातर पैसा डेट में जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से आप क्लियरली नाम देख के समझ जाओगे कि फंड क्या कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोटक डेट हाइब्रिड फंड मैंने यहाँ पे दिखाया दोस्तों, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं बस एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि ये टॉप फंड है और आप इसमें जाकर इन्वेस्ट करने लगो, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, ठीक है। बस एग्जांपल है। यहाँ पे मैं इस फंड का पास्ट रिटर्न दिखाऊं पिछले 7 ईयर्स का, ठीक है। यहाँ पे मैं लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन लेके चला हूँ, क्योंकि 1 साल 2 साल 3 साल में तो सभी फंड ने अच्छा ग्रोथ दिखाया है, तो इसलिए मैं 7 साल का लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ पे देखोगे पिछले 7 साल में 9.53% का CAGR कंपाउंड रिटर्न्स दिया है, जो कि हाइब्रिड होने के साथ में इतना अच्छा रिटर्न्स
मतलब अच्छा रिटर्न है दोस्तों। 9.53 ऑलमोस्ट 10% का रिटर्न है, जो कि ठीक ठाक रिटर्न है यहाँ पे कंजर्वेटिव में, हाइब्रिड फंड में, ठीक है। तो अब दूसरे नंबर पे जो हमारा हाइब्रिड फंड है दोस्तों, वो है एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। ये जस्ट अपोजिट है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड का। इसमें ये वो इंसान है जो निडर तो है लेकिन थोड़ा थोड़ा डर रहा है, मतलब थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। तो इसका ज्यादातर पैसा कहाँ इन्वेस्ट होगा? ज्यादातर पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट होगा, बचा खुचा पैसा जाएगा डेट में, ठीक है, या फिर जो है फंड मैनेजर के रहमो करम पे वो पैसा रहेगा दोस्तों, ठीक है। इसका एग्जांपल आपका यहाँ पे यूटीआई एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, और इसका अगर पिछले 7 साल का रिटर्न देखोगे तो 12.55% है, जो कि काफी अच्छा यहाँ पे रिटर्न्स है, खास तौर पे हाइब्रिड फंड के लिए, ठीक है। ये सब रिटर्न आपको इक्विटी फंड में, प्योर इक्विटी फंड में देखने को मिलेगा, यहाँ हाइब्रिड में देखने को मिल रहा है। अब कुछ यहाँ पे जो है सो और फंड है हाइब्रिड के, यहाँ पे देखिए आर्बिट्राज है एक, और यहाँ पे जो है आर्बिट्राज का यहाँ पे एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा। आर्बिट्राज क्या होता है दोस्तों, इसको मैं इस तरह से समझाता हूँ आपको। मान लीजिए आप एक क्लासरूम में हो, ठीक है, अभी पढ़ाई कर रहे हो, 5वां 6ठा में हो, ठीक है, और आप अपने ही क्लास में एक पेंसिल खरीदते हो 5 रुपए का, और सेम डे में, मतलब उसी दिन दूसरे क्लास में जाकर उस पेंसिल को 6 रुपए में बेच देते हो, 6 रुपए में, ठीक है दोस्तों। तो प्योर 1 रुपए का यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो गया, तुरंत खरीदा आपने, तुरंत बेच दिया। अब इस प्रॉफिट तो आपने बुक कर लिया तुरंत। तो इसी प्रिंसिपल को जो है आर्बिट्राज प्रिंसिपल कहते हैं दोस्तों। और ये जो आर्बिट्राज फंड का जो फंड मैनेजर होता है वो इसी चीज को फॉलो करता है, एक मार्केट से लो में खरीदता है और उसी चीज को दूसरे मार्केट में जो है सो हाई में सेल कर देता है दोस्तों, और इंस्टेंट प्रॉफिट बुक करता है। और आर्बिट्राज प्रिंसिपल क्योंकि इंस्टेंट खरीद रहा है, इंस्टेंट बेच रहा है, तो रिस्क जो है यहाँ पे काफी कम हो जाता है दोस्तों। जो भी अनयूज्ड फंड रहता है उसको ये डेट में या लिक्विड में लगा के रखता है। तो उसी का एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो, कोटक इक्विटी आर्बिट्राज फंड, और इसका पिछले 7 साल का रिटर्न देखोगे तो 5.77% है दोस्तों। रिटर्न्स अट्रैक्टिव बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा सेफ स्टेबल रिटर्न्स देगा। जो भी रहेगा फिक्स रिटर्न जैसा रहेगा, आपका चलते रहेगा रिटर्न्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी होगा आपका प्रॉफिट ही देखने को मिलेगा। दूसरा यहाँ पे चौथा नंबर पे जो हाइब्रिड फंड है, यहाँ पे बैलेंस्ड फंड है दोस्तों। बैलेंस्ड फंड क्या करता है, ये एक मिक्स बना के रखता है यहाँ पे इक्विटी और डेट के बीच में, ठीक है, इक्विटी और डेट के बीच में मिक्स बना के रखता है। यूजुअली जो है सो 40:60 का रेशियो में रखता है। अब 40% ये किस में इन्वेस्ट करेगा, डेट में कि इक्विटी में, ये डिपेंड करता है फंड मैनेजर के मर्जी के ऊपर। जहां भी उसको अपॉर्चुनिटी दिखेगा उसमें वो 40% डालेगा। मान लीजिए डेट में उसको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो वो डेट में 60 डाल देगा, और जो है बचा हुआ 40 डाल देगा इसमें इक्विटी में, या इसका अपोजिट भी वो कर सकता है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है यहाँ पे 361 बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड। इसका 7 साल का रिटर्न्स नहीं था, ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिखा हूँ, NA कर दिया, ठीक है, पिछले 7 साल का रिटर्न्स नहीं दिया था इस फंड का। 5वें नंबर पे जो हमारा हाइब्रिड फंड आता है दोस्तों, वो है इक्विटी सेविंग फंड। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग फंड है दोस्तों। इक्विटी सेविंग फंड क्या है, ये मिक्सचर है इक्विटी का, डेट का और आर्बिट्राज का। अब इक्विटी क्या लाता है दोस्तों, एक फंड में इक्विटी क्या लाता है, एक फंड में इक्विटी लाता है ग्रोथ को। इक्विटी आ गया मतलब पैसा तेजी से ग्रो करेगा। डेट क्या लाता है दोस्तों, डेट लाता है आपका सेफ्टी को, ठीक है, डेट क्या लाता है, डेट लाता है सेफ्टी को। और आर्बिट्राज क्या लाता है, जैसा कि मैंने आपको समझाया, आर्बिट्राज लाता है स्टेबिलिटी को, ठीक है, आर्बिट्राज लाता है स्टेबिलिटी का को। तो यहाँ पे जो सेविंग फंड है दोस्तों, इक्विटी सेविंग फंड, ये जो है सो कॉम्बिनेशन है ग्रोथ, सेफ्टी और स्टेबिलिटी का, ठीक है, ग्रोथ, सेफ्टी और स्टेबिलिटी का ये जो है सो कॉम्बिनेशन है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका एग्जांपल है टाटा इक्विटी सेविंग फंड, ठीक है। यहाँ पे नीचे जो है सो इक्विटी सेविंग यहाँ पे कैटेगरी भी दिखा रहा है आपको, और इसका रिटर्न्स आप देखोगे तो 7.93% का रिटर्न्स देखने को मिला है पिछले 7 सालों में। 6ठे नंबर पे हमारा मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है, ठीक है। यहाँ पे जो मल्टी एसेट, नाम से ही पता चल रहा होगा, मल्टी मतलब बहुत सारे और एसेट मतलब संपत्ति, तो अलग अलग एसेट क्लास में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। तो एटलीस्ट 3 डिफरेंट एसेट क्लासेस में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा दोस्तों। पहला होगा इक्विटी, दूसरा होगा डेट, और तीसरा होगा गोल्ड या फिर कोई अदर एसेट क्लास जैसे कि सिल्वर या फिर कोई भी अदर एसेट क्लास में,
ठीक है। तो इस तरह से जो है बहुत अच्छा डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिल जाता है, डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। और ये जो है वो कहावत है ना, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन द सेम बास्केट, उसको भी फॉलो करता है दोस्तों, ठीक है। और ये जो एलोकेशन है कि कितना पैसा किस एसेट क्लास में जाएगा, वो टोटली डिपेंड करेगा फंड मैनेजर के मर्जी के ऊपर, ठीक है। तो वो उसको जिधर अच्छा लगता है अपॉर्चुनिटी, उधर जो ज्यादा पैसा वो डाल के रखेगा दोस्तों। इसका एग्जांपल यहाँ पे आ गया एसबीआई का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ग्रोथ, ठीक है। और इसका अगर पास्ट रिटर्न देखोगे पिछले 7 सालों में, तो 11.43% का, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न है दोस्तों, डिसेंट रिटर्न है यहाँ पे एक हाइब्रिड फंड के लिए। और यहाँ पे 7वें नंबर पे जो हमारा फंड है दोस्तों, वो काफी यहाँ पे पॉपुलर फंड है हाइब्रिड फंड के कैटेगरी में, जो कि है बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। ये एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट जो है सो स्ट्रैटेजी को यूज करता है दोस्तों, जो कि इक्विटी और डेट में पैसा इन्वेस्ट करता है और एक फिक्स फॉर्मूला के हिसाब से पैसा इन्वेस्ट करता है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक ही ये सिस्टम पूरा वर्क करता है, या फिर जो भी फंड मैनेजर का स्ट्रैटेजी रहता है उसके हिसाब से इन्वेस्टिंग होता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा लगेगा फंड मैनेजर को, अगर लग रहा है कि सब कुछ क्लियर है, ठीक है, मार्केट आगे अच्छा ग्रोथ दिखा सकती है, तो ये फंड मैनेजर क्या करेगा, ज्यादातर पैसा इक्विटी में लगा देगा। अगर दिखेगा कि नहीं बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी चल रहा है, बहुत ज्यादा जो है सो ऊपर नीचे हो रहा है, तो ज्यादातर पैसा वो डेट में लगाकर सेफ्टी में रखेगा, ताकि इन्वेस्टर को एक कंसिस्टेंट रिटर्न मिलता रहे। इसी का एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो HDFC का बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, और उसके जिसका पास्ट रिटर्न रहा है पिछले 7 सालों को 14.89% का, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन रिटर्न है दोस्तों, खासतौर पे हाइब्रिड फंड के लिए। इतना आप जो है सो इक्विटी में भी मुश्किल हो जाता है 7 साल में निकालना, ठीक है। तो यहाँ पे एक हाइब्रिड फंड के लिए एक बहुत ही अच्छा रिटर्न यहाँ पे है। अब जो भी फंड्स का मैं नाम ले रहा हूँ दोस्तों, उसमें से किसी में अगर आप इन्वेस्ट करके रखा है आपने, तो जरूर कमेंट बॉक्स में करके मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा, ठीक है। मुझे खुशी होगी दोस्तों, या कुछ भी सवाल वगैरह है तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, ठीक है। अब यहाँ से शुरुआत हो जाता है इक्विटी फंड, ठीक है। यहाँ से शुरुआत हो जाता है इक्विटी फंड के जितने भी टाइप्स हैं उसके। प्योर जो इक्विटी फंड में जो यंग ब्लडेड लोग हैं, हॉट ब्लडेड लोग हैं, जो एकदम एग्रेसिवली अपने पैसा को बढ़ाना चाहते हैं इक्विटी फंड में। खैर देखिए, वैसे तो कहते हैं लोग कि बहुत ज्यादा रिस्की होता है, वैसे लॉन्ग टर्म में तो इक्विटी भी रिस्की नहीं होता है दोस्तों। अगर आप 5 साल 7 साल पैसा, तो रिस्क क्या ही है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, कोई एक स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप 50-60 कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो थोड़ा थोड़ा करके, तो रिस्क क्या ही है। शॉर्ट टर्म में भले रिस्क रहता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको कोई रिस्क देखने को नहीं मिलता है, इवन इन इक्विटी, प्योर इक्विटी फंड। तो कम एज है आपका, मान लीजिए 20, 25, 30, 35, या फिर स्टेबल इनकम है, तो डेफिनेटली आप जाना इक्विटी फंड के लिए दोस्तों। ऑल इक्विटी फंड के लिए भी आप जा सकते हो, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप होल्ड करके रख सकते हो, तो आप बर्दाश्त कर सकते हो अपना पैसा घटते हुए देखकर, तो लोग अकबकाने लगते हैं। तो चलिए इक्विटी फंड को समझते हैं। तो पहला इक्विटी फंड ऑफ कोर्स लार्ज कैप। लार्ज कैप को मैं हाथी की तरह देखता हूँ दोस्तों। हाथी आपने देखा होगा, ठीक है, रियल लाइफ में भी, टीवी में भी, सब जगह देखा होगा, कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग जानवर है, लेकिन आप उसका चाल देखना, वो भी स्लो है। तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड भी ऐसा ही दोस्तों, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब उसमें पैसा डूबना खासतौर पे लॉन्ग टर्म में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ठीक है। पूरा इकोनॉमी ही डूबेगा तभी आपका पैसा डूब सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो पैसा आपका इन्वेस्ट होगा दोस्तों, वो इंडिया के जो है टॉप 100 स्टॉक, जैसे कि अडानी हो गया, यहाँ पे रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, SBI हो गया, HDFC हो गया, ये सब में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। अब ये सारी कंपनीज अगर डूबेगी तभी ना आपका पैसा डूबेगा, और अगर ये सारी कंपनीज ही डूब जाएगी तो फिर भारत का इकोनॉमी बचेगा कहाँ। तो लार्ज कैप जो है ये आपके पैसे को सेफ रखता है लॉन्ग टर्म में, मतलब सबसे कम रिस्की होता है इक्विटी कैटेगरी में। लार्ज कैप सबसे कम रिस्की होता है इक्विटी कैटेगरी में। लेकिन अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्योंकि यहाँ पे लार्ज कैप स्टॉक्स है, बड़ी कंपनीज है, तो वो ऑलरेडी जो है सो ग्रोथ दिखा चुके हैं दोस्तों। ऑलरेडी जितना बढ़ना था बढ़ चुका है, तो वहां पे जो यहाँ पे आपका पैसा भी है बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा, उसी तरह से बढ़ेगा जिस तरह से हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, ठीक है। बहुत फास्ट ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। तो हाथी से आप कंपेयर कर सकते हो
एक स्टेडी ग्रोथ देखने को मिलेगा, धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा पैसा। इसका एक एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। अब ब्लू चिप वगैरह से कंफ्यूज मत होना दोस्तों, ठीक है। ब्लू चिप भी वही सिमिलर है, लार्ज कैप को ही बोलते हैं, ठीक है। यहाँ आपको सिंपली नीचे देखना है कि कौन सा कैटेगरी है। लार्ज कैप है तो सिंपल है, लार्ज कैप मतलब पैसा बड़ी कंपनीज में लगेगा, इंडिया का टॉप 100 कंपनीज में लगेगा, सिंपल, ठीक है। और अगर इस फंड का रिटर्न देखोगे तो 14.34% का रिटर्न रहा है पिछले 7 सालों में, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न है लार्ज कैप में। क्योंकि लार्ज कैप में जो है जनरली क्या बोलते लोग कि 12% आप कंसीडर करके चल सकते हो, 12%, ठीक है। तो यहाँ पे 14.34 दिया है तो और अच्छा ही है, और इसी के अराउंड आपको रिटर्न्स देखने को मिलेगा लार्ज कैप कैटेगरी में, ठीक है। दूसरा हमारा जो सब कैटेगरी है दोस्तों वो मिड कैप है। मिड कैप को मैं घोड़ा से कंपेयर करता हूँ दोस्तों, जिसका स्पीड हाथी से तो तेज है, ठीक है, लेकिन स्ट्रेंथ जो है वो भी हाथी इतना नहीं है, ठीक है। हाथी से थोड़ा कम मजबूत होता है घोड़ा, ठीक है, लेकिन स्पीड भी अच्छा है और यहाँ पे स्ट्रेंथ भी मीडियम है। तो मिड कैप भी उसी तरह होता है दोस्तों। ये ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जो बीच बीच का है, मतलब कि 101 नंबर से लेके 250 नंबर तक में जितना भी कंपनीज है, मार्केट वेटेज के, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से उसमें हमारा पैसा इन्वेस्ट होगा अगर आप मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो, ठीक है। इसको आप कंपेयर कर सकते हो घोड़ा से। इसका एग्जांपल यहाँ पे आप देक सकते हो, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। मिड कैप यहाँ पे नीचे कैटेगरी देख सकते हो, जिसका पिछले 7 सालों में 18.04% का कंपाउंड रिटर्न्स रहा है दोस्तों। काफी जो है इंप्रेसिव रिटर्न है, खास तौर पे इतने लॉन्ग टर्म में, ठीक है। तीसरा नंबर पे स्मॉल कैप हमारा है। स्मॉल कैप अगेन इसको मैं कंपेयर करता हूँ चीता से, जिसका स्पीड तो बहुत ज्यादा है लेकिन शरीर में ताकत नहीं है दोस्तों, कमजोर है, ठीक है। तो स्मॉल कैप में आपको पैसा बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो करेगा, लेकिन वॉलेटिलिटी भी आपको उतना ही देखने को मिलेगा, ठीक है। काफी पैसा आपको ऊपर नीचे देखने को मिलेगा, बहुत समय तक भी आपको हो सकता है नुकसान में रहना पड़े और फिर आपका पैसा रिकवर करे। लेकिन अगर आप जो है 5, 10, 15, 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली आप जो है स्मॉल कैप की तरफ जा सकते हो। ये आपके जो है पोर्टफोलियो को एक्सेलरेट करेगा, और केवल स्मॉल कैप में मत डाल के रखना, ठीक है। स्मॉल कैप को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हो, ये आप कर सकते हो। तो 251 जो है 101 से 250 तक तो मिड कैप में आ जाता है, ठीक है। लेकिन 251 से जितना भी उसके बाद का जो लिस्टेड कंपनी से सब आता है स्मॉल कैप में, ठीक है। मतलब इसके पास एक बड़ा पूल है जिससे ये पिक करके स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकता है दोस्तों। हाई रिस्क हाई रिटर्न्स लाइक चीता, ठीक है। इसका यहाँ पे एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, SBI स्मॉल कैप फंड, ठीक है। इसका पास्ट रिटर्न देखोगे पिछले 7 इयर्स का तो 16.23% का रिटर्न्स रहा है दोस्तों, ठीक है। तो अब चलिए और कुछ फंड्स को देख लेते हैं इक्विटी के सब कैटेगरीज के। तो यहाँ पे लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का एक फंड आ गया। लार्ज और मिड कैप ये दोनों में मिक्स करके पैसा इन्वेस्ट करेगा। ये किसके लिए बनाया गया है? जो लार्ज कैप इतना सेफ भी नहीं प्ले करना चाहते हैं और मिड कैप इतना जो है सो रिस्क भी नहीं लेना चाहते, तो जो है फंड मैनेजर या कंपनीज ने सोचा दोनों को मिला के एक फंड बना देते हैं। तो यही एक कैटेगरी बनाया गया, लार्ज एंड मिड कैप फंड, जिसमें लार्ज और मिड कैप का मिक्सचर होगा। इसमें हाईयर रिटर्न्स आपको देखने को मिलेगा लार्ज कैप से, लेकिन लोअर रिस्क देखने को मिलेगा मिड कैप से। तो एक बीच का रास्ता आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। अगर इसका एक एग्जांपल का बात करें तो बंधन कोर इक्विटी फंड एक एग्जांपल है दोस्तों। नीचे कैटेगरी देख सकते हो, लार्ज एंड मिड कैप, ठीक है। और इसका पिछले 7 सालों में 15.92% का रिटर्न्स देखने को मिला है। तो डेफिनेटली यहाँ पे रिटर्न्स थोड़ा सा इम्प्रेसिव हो गया कंपेयर टू लार्ज कैप, ठीक है। यहाँ पे जो 5वें नंबर पे हमारा जो फंड है दोस्तों वो है मल्टी कैप। अब मल्टी कैप में क्या होगा दोस्तों, ये है मिक्सचर लार्ज, मिड और स्मॉल, ये तीनों का मिक्स है, ठीक है ना। लार्ज, मिड और स्मॉल। और मिक्स कैसे होगा? 25% पैसा आपका इन्वेस्ट होगा लार्ज में, 25% मिड में और 25% स्मॉल में, ठीक है।
75% तो यहाँ पे चला जाएगा लार्ज मिड स्मॉल, और बचा हुआ जो 25% है दोस्तों, वो जो है फंड मैनेजर की मर्जी के ऊपर रहेगा कि उसको आगे उस पैसे के साथ क्या करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है। जहां अपॉर्चुनिटी दिखेगा वो उसको यूज करा लेगा दोस्तों, ठीक है। तो इसका एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे निप्पॉन इंडिया का मल्टी कैप फंड है जिसने यहाँ पे रिटर्न्स दिया है 16.97% का। तो ये कंपैरेटिवली इससे जो है सो लार्ज एंड मिड से बेटर रिटर्न दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल कैप भी एक आ गया है, ठीक है। यहाँ पे छठे नंबर पे हमारा जो फंड आ रहा है दोस्तों, जो कैटेगरी आ रहा है वो फ्लेक्सी कैप है। फ्लेक्सी और मल्टी में बस एक ही डिफरेंस है कि यहाँ पे जो देख रहे हो आप परसेंटेज फिक्स है कि 25% लार्ज में, 25 मिड और 25 स्मॉल। फ्लेक्सी में ऐसा कोई फिक्स परसेंटेज नहीं है, ठीक है। यहाँ पे फंड मैनेजर को पूरा छूट और पूरा आजादी दिया गया है कि तुमको जितना पैसा मन करता है लार्ज में डाल दो, जितना मिड में, जितना स्मॉल में, तुम अपने मर्जी से करो, लेकिन मतलब सब में इन्वेस्ट करो, लेकिन अपने मर्जी से। जहां तुमको अपॉर्चुनिटी दिखता है वहां ज्यादा डालो। तो यहाँ पे 100 पैसा जो है 100% पैसा फंड मैनेजर के रहमो करम पे होता है। और इसका एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, जो कि काफी फेमस भी रहा है लंबे समय तक, ठीक है। अगर इसका रिटर्न देखोगे तो पिछले 7 ईयर्स में 19.23% का आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स यहाँ पे देखने को मिला है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए 7वें नंबर पे हमारा जो इक्विटी का सब कैटेगरी फंड आता है वो एक ELSS फंड आता है, और इसके बारे में एक जो है लेटेस्ट चीज भी मुझे आपको बताना है। तो ELSS फंड का जो फुल फॉर्म अगर आप देखोगे तो इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम होता है, और इसका जो मोटिव है दोस्तों वो ये है कि आपके टैक्स को बचाना। तो अगर आप ELSS फंड में इन्वेस्ट करते हो तो 1.5 लाख मतलब अप टू 1.5 लाख 1.5 लाख रुपया आप टैक्स में बचा पाओगे हर साल। तो जो भी आप इन्वेस्ट करोगे 1.5 लाख तक उसको जो है क्लेम कर पाओगे, डिडक्शन क्लेम कर पाओगे दोस्तों। लेकिन जो न्यू टैक्स रिजीम है दोस्तों उसमें इसका बेनिफिट आपको नहीं देखने को मिलेगा। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से अपना टैक्स भरते हो तो ये डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। ELSS फंड में आपको 3 साल का लॉक इन पीरियड भी देखने को मिलेगा, मतलब 3 साल तक पैसा आप कुछ भी करके नहीं निकाल पाओगे। ये जो फंड है दोस्तों इक्विटी में ही इन्वेस्ट करता है प्योरली, ठीक है। इसका एग्जांपल आप देख सकते हो मोतीलाल ओसवाल ELSS टैक्स सेवर फंड, और इसने जो है सो पिछले 7 ईयर्स में 17.34% का हाई रिटर्न्स निकाल के दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। जो 8वें नंबर का हमारा फंड है दोस्तों वो है वैल्यू फंड। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फंड है और बहुत ही अच्छा मतलब कैटेगरी है दोस्तों वैल्यू फंड। अब ये क्या करता है, ये चुनता है दोस्तों अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को। इसका जो फंड मैनेजर क्या रहेगा वो क्या करते रहेगा, वो देखते रहेगा कि कौन ऐसा स्टॉक है जिसका प्राइस अभी घटा हुआ है लेकिन उसका जो वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू वो ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन कुछ न्यूज या कुछ किसी कारणवश अभी जो उसका प्राइस है वो गिर गया है। तो ऐसे स्टॉक्स को चूज करके उसी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। तो ये अंडर वैल्यूड स्टॉक में इन्वेस्ट करता है दोस्तों जिसका जो फंडामेंटल्स होता है वो स्ट्रांग हो। मतलब ऐसा नहीं कि किसी भी में उठा के इन्वेस्ट कर दिया, नहीं, उसका फंडामेंटल्स जो है, जो भी ग्रोथ है, जो प्रॉफिट्स है, वो सब अच्छा होना चाहिए। और मतलब फंड मैनेजर को पूरा विश्वास है कि आगे चल के ये सब स्टॉक्स का जो है सो प्राइस बढ़ने वाला है, इसका शेयर प्राइस बढ़ने वाला है, ये ऊपर जाने वाला है। तो ऐसे अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को उठाता है और उसमें इन्वेस्ट करता है। तो इसी फंड को बोला जाता है वैल्यू फंड दोस्तों, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे जो है सो एक अंडर वैल्यूड स्टॉक को उठाया जा रहा है और उसमें इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो ये सुटेबल उन्हीं लोगों के लिए है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, क्योंकि आपको इंतजार करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। आपको इंतजार करना पड़ेगा फिर से उस स्टॉक का या जो भी है उसको रिकवर करने का, और वो अपने जो उसका ओरिजिनल वैल्यू है वहां में पहुंचने का, ताकि जो भी फंड मैनेजर डिसाइड किया है उसका आपको प्रॉफिट मिल सके। तो यहाँ पे इसका एग्जांपल आप देख सकते हो निप्पॉन इंडिया का वैल्यू फंड, ठीक है। और इसमें जो है 16.51% का रिटर्न्स रहा है पिछले 7 ईयर्स में। 9 नंबर पे यहाँ पे जो फंड आया है दोस्तों क्वांट्रा फंड है, ठीक है। क्वांट्रा फंड ये अगेन कुछ लोगों को कंफ्यूज करता है, लेकिन ये क्या फॉलो करता है मैं आपको बता देता हूँ। ये क्वांटेनियन प्रिंसिपल को फॉलो करता है दोस्तों। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐसे स्टॉक्स को चूज करेगा, इसका फंड मैनेजर
ढूंढ ढूंढ के ऐसे स्टॉक्स को निकालेगा जो आउट ऑफ फेवर चला गया है, ठीक है। मतलब किसी कारणवश जो है या कोई न्यूज या किसी भी कारणवश उसको पब्लिक जो है, इन्वेस्टर्स जो है सो पसंद नहीं कर रहे हैं, उसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, जिसके वजह से उसका प्राइस काफी गिर चुका है। अब यहाँ पे इसमें और वैल्यू स्टॉक्स में डिफरेंस ये है दोस्तों कि ये कुछ भी चेक नहीं करेगा कि फंडामेंटल्स वगैरह नहीं, ये सिंपली बेट लेगा अगेंस्ट जाने का हर्ड, मतलब अगेंस्ट जो झुंड है, जो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पीपल है, जो बाकी लोग है उसके अगेंस्ट जाकर, ठीक है, हर्ड मेंटालिटी के अगेंस्ट जाकर ये जो है सो एक बेट लेगा कि आगे ये सब स्टॉक्स फिर से बाउंस बैक करेंगे और उसको प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक लाइन भी मैंने लिखा है, गो अगेंस्ट हर्ड एंड लुक फॉर हिडन अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। तो ये मोटिव होता है कॉन्ट्रा फंड का, और यहाँ पे इस फंड का एग्जांपल आप देख सकते हो SBI कॉन्ट्रा फंड ग्रोथ, ठीक है। और इसने कमाल का रिटर्न दिया है, इस SBI कॉन्ट्रा फंड ने 17.44% का पिछले 7 ईयर्स में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये भी जो सिस्टम है ये काम करता है, एक तरह से बेट ही ले रहा है, लेकिन ठीक है ये काम करता है क्योंकि जो झुंड होता है उसके अगेंस्ट सोच रहा है फंड मैनेजर और उस पे बेट ले रहा है। तो ये प्रिंसिपल काम करता है दोस्तों, और यहाँ पे आप उसका सबूत देख सकते हो कि SBI कॉन्ट्रा फंड ने पिछले 1-2 साल नहीं 7 ईयर्स में 17.44% का CAGR निकाल के दिया है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछो वैल्यू फंड वर्सेस कॉन्ट्रा फंड, तो मैं चूज करूंगा वैल्यू फंड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा लॉजिकल चीज है, यहाँ पे ज्यादा लॉजिकल होके फंड मैनेजर काम कर रहा है, वो सारे फंडामेंटल्स वगैरह देख रहा है और ये उसको विश्वास है पूरा कि ये ऊपर जाएगा फंड, क्योंकि यहाँ पे इसका इंट्रिंसिक वैल्यू जो है उससे कम पे अभी ये ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो वैल्यू फंड इज अकॉर्डिंग टू मी बेटर हो सकता है कॉन्ट्रा फंड से। नंबर 10 पे जो इक्विटी का सब कैटेगरी है वो यहाँ पे सेक्टोरल या थेमेटिक फंड हो गया दोस्तों। सेक्टोरल फंड वो फंड सेक्टोरल फंड का जो फंड मैनेजर है वो क्या करेगा, स्पेसिफिक सेक्टर में, जैसे IT सेक्टर, FMCG सेक्टर या मोटर सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट करेगा, उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। मतलब कोई भी एक सेक्टर को पकड़ेगा और उसमें इन्वेस्ट करेगा, या कोई भी एक थीम को पकड़ेगा और उसी थीम के जो कंपनीज रहेंगे उसमें इन्वेस्ट करेगा, और इसीलिए ये हाईएस्ट रिस्क कैटेगरी में आ जाता है। इससे ज्यादा रिस्की इक्विटी में और कोई फंड नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे एक ही सेक्टर में इन्वेस्ट हो रहा है। वो कभी कभी क्या होता है कि पूरा सेक्टर ही डूब जाता है, ठीक है, जैसे कुछ इनोवेशन हुआ और एक सेक्टर ही खत्म हो गया। तो इस फंड में कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है आपका पैसा पूरी तरह से डूबने का दोस्तों। तो हाईएस्ट रिस्की होता है। इसका जो रिटर्न भी होता है दोस्तों वो सीजनल होता है, ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्रॉस सेक्टर नहीं इन्वेस्ट कर रहे हो आप, तो हो सकता है ये एक सेक्टर जो है सो अभी ग्रो कर रहा है, क्योंकि मान लीजिए मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह ग्रो कर रहा है, लेकिन वो प्रोग्राम बंद होगा, फिर मैन्युफैक्चरिंग मतलब उतना ग्रो नहीं करेगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो इस तरह से इसका जो रिटर्न है दोस्तों सीजनल होता है। तो सेक्टोरल फंड या थेमेटिक फंड में मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा आप इन्वेस्ट करो, काफी ज्यादा रिस्की हो जाता है इस तरह का फंड। ना ही मैं अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट करता हूं दोस्तों सेक्टोरल फंड या मतलब थेमेटिक फंड में जाने इन्वेस्ट करने के लिए। फिर भी एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं, ICICI का प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड है, ये टेक्नोलॉजी सेक्टर का फंड है दोस्तों, ठीक है, जो टेक्नोलॉजी के जितने भी कंपनी IT कंपनी है वगैरह उसमें इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पिछले 7 ईयर्स का सेक्टर फंड है तो रिटर्न्स तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे देखिए 25.04% का रिटर्न्स बना कर दिया है अपने इन्वेस्टर्स का। लेकिन ऐसा भी समय आया, अब इससे आप लालच मत आ जाना, ऐसे भी ईयर्स आए जिसमें -60% का भी रिटर्न्स इसी फंड ने बनाया था, ठीक है ना। अगर आप पास्ट में जाओगे तो लगभग, मतलब एग्जैक्ट नहीं बता सकता हूँ, लेकिन 50-60% माइनस में गया है इसका रिटर्न, समझ रहे हो। तो सोच समझ के 11 नंबर पे जो हमारा फंड है दोस्तों वो है डिविडेंड यील्ड फंड। अब डिविडेंड यील्ड सिंपल क्या करता है इसका फंड मैनेजर जाता है सर्च में, ढूंढने जाता है दोस्तों कि ऐसे स्टॉक्स को निकालता है
जो सबसे ज्यादा डिविडेंड देते हैं अपने इन्वेस्टर्स को, अपने शेयर होल्डर्स को। डिविडेंड क्या होता है? तो कुछ कंपनीज क्या करते हैं कि अपना जो भी प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स यानी कि अपने सेकेंडरी मालिकों को देते हैं। सेकेंडरी जो मालिक होते हैं उनके कंपनी के, उनमें बांट देते हैं थोड़ा थोड़ा करके। तो ऐसे ही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है ये फंड, जिसमें जो है सो डिविडेंड दिया जाता है। जब भी डिविडेंड आता है तो वो जो है सो इन्वेस्टर्स के बीच में बांट दिया जाता है दोस्तों, और वो इन्वेस्टर्स का रेगुलर इनकम जैसा बन जाता है। खैर इसका ग्रोथ जो है सो स्लोअर रहता है कंपेयर टू ग्रोथ फंड, ठीक है। जो बाकी फंड जो मैं बता रहा हूँ ग्रोथ फंड है, इसे देखिए सब में ग्रोथ लिखा हुआ है, तो उसके क्योंकि यहाँ पे डिविडेंड दे दिया जाता है पब्लिक को, ठीक है। और यहाँ पे ग्रोथ फंड में क्या हो रहा है, जो डिविडेंड आ रहा है कंपनी से वो फिर से री इन्वेस्ट हो जा रहा है। तो आप मेजरली जो है सो ग्रोथ फंड को ही चूज करना, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल आप रिटायर्ड हो चुके हो और आपको एक रेगुलर इनकम चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इसका डिविडेंड यील्ड फंड का एक एग्जांपल ICICI प्रूडेंशियल डिविडेंड यील्ड इक्विटी फंड, ठीक है। इसका अगर पास्ट रिटर्न देखोगे पिछले 7 ईयर्स में 14.96% का CAGR रिटर्न्स देखने को मिला है दोस्तों। 12th नंबर पे जो फंड मैंने यहाँ पे रखा है वो है फोकस्ड फंड, ठीक है, फोकस्ड फंड। अब इस फोकस्ड फंड में मैनेजर जो है, फंड मैनेजर ज्यादा से ज्यादा 60 स्टॉक्स ही रख सकता है, इससे ज्यादा स्टॉक्स इस फंड में नहीं रख सकता है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि इसका मोटिव क्या है? इसका मोटिव है दोस्तों कि जो फंड मैनेजर है वो कुछ ही स्टॉक्स पे फोकस कर सके, उस पे सारा स्टडी कर सके, उस पे ध्यान लगा सके और जो है सो सही स्टॉक्स को रख सके ताकि अच्छे से मैनेज किया जा सके। बाकी फंड्स में अगर आप देखोगे तो 50 से लेके 100 या 200 तक भी स्टॉक्स रखा जाता है, लेकिन फोकस्ड फंड में 30 या 30 से कम ही स्टॉक्स रखा जाता है दोस्तों, जिससे फंड मैनेजर को पूरा टाइम मिलता है अच्छे से मैनेज करने में। अगर इसका देखोगे आप एग्जांपल तो HDFC का फोकस्ड 30 फंड है और इसका पास्ट रिटर्न रहा है पिछले 7 इयर्स में 13.98% का, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे जो इंटरेस्टिंग, पॉपुलर या जो भी लोकप्रिय फंड हमारा इंडेक्स फंड, इसके बारे में समझते हैं। तो इंडेक्स फंड होता क्या है दोस्तों? तो अभी तक जितना फंड मैं आपको बता रहा था सब एक्टिव फंड था, ठीक है। इंडेक्स फंड होता है पैसिव फंड, ठीक है। तो वहां पे जो भी हो रहा था सब, यहाँ कुछ नियम है सेबी के, उसको फॉलो करते हुए बाकी चीजें जो है सो फंड मैनेजर के रहमो करम पे हो रहा था, उसके मर्जी के हिसाब से हो रहा था। यहाँ पे इंडेक्स फंड में दोस्तों ये पैसिव फंड होता है। इसका मतलब ये हुआ कि फंड मैनेजर का यहाँ पे ज्यादा मर्जी नहीं चलता है, फंड मैनेजर बस कॉपी पेस्टिंग का काम करता है, ठीक है। बस इधर से देखा उधर चिपका दिया, बस यही करता है। कैसे, मैं समझाता हूं आपको। ये जो है दोस्तों इंडेक्स को कॉपी करता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो आप, निफ्टी 50 एक इंडेक्स है दोस्तों, ठीक है। अब ये इंडेक्स कैसे बना? ये इंडेक्स बना दोस्तों भारत का जो टॉप 50 स्टॉक्स हैं जो कि लिस्टेड हैं NSE पे, मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। जो टॉप 50 यानी कि भारत का सबसे बड़ा 50 कंपनी जो है उसको मिलके ये निफ्टी 50 इंडेक्स बना दोस्तों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हो टॉप 50 स्टॉक्स का, ठीक है। ये जो है अडानी पोर्ट्स, अडानी इंटरप्राइजेस, अपोलो हॉस्पिटल्स, एक्सिस बैंक, ये सब है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों एक साइड लिखा हुआ है इंडेक्स वेटेज, मतलब निफ्टी 50 में कितना परसेंट वेटेज किस कंपनी का है। तो मान लेते हैं अडानी, मान लेते हैं क्या सच में अडानी पोर्ट्स का जो है वेटेज 1% का है, ठीक है। और एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, उसमें आपने 100 रुपया इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो फंड मैनेजर क्या करेगा, सिंपली क्या देखेगा कि अच्छा 100 रुपया इन्वेस्ट किया ना, तो 100 रुपया का 1% कितना होगा, 1 रुपया। तो सिंपली जो है 1 रुपया जो है सो आपका अडानी पोर्ट्स में। एक्सिस बैंक का देखिए यहाँ पे 3.14% है, तो लगभग 3 रुपया जो है आपका एक्सिस बैंक में डाल देगा। तो जिस तरह से वेटेज रहेगा उसी तरह से ये आपके पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे वेटेज बढ़ता है दोस्तों तो ये भी रिवाइज करेगा। अगर कोई कंपनी खराब परफॉर्म करने लगता है और ये निफ्टी 50 के जो निफ्टी 50 से बाहर चला जाता है
तो ये आपका इंडेक्स फंड में भी जो है सो इंडेक्स फंड जो रहेगा उससे भी बाहर कर देगा, उसमें इन्वेस्ट करना बंद कर देगा। तो म्यूचुअल फंड के जितने भी टाइप्स थे मैंने उसको कवर कर लिया है, ठीक है। और अभी मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आप म्यूचुअल फंड में किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस से इन्वेस्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक ऐसे प्लेटफॉर्म का लिंक दिया है जहां से जाकर अगर आप अपना फ्री डीमैट अकाउंट खुलवाते हो तो आपको एक एक्सपर्ट की हैंड होल्डिंग मिलेगी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, जो कि रजिस्टर्ड सर्टिफाइड होगा और आपको पूरी तरह से गाइड करेगा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने में। दोस्तों इससे पहले वाला जो कोर्स में जो मैंने वीडियो बनाया था स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड, अगर आपने वो नहीं देखा है तो जरूर जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं डाल दूंगा उसका, ठीक है। तो अगली वीडियो के लिए इंतजार कीजिएगा दोस्तों, अगला भी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आएगा इस कोर्स में जो कि आप देखिएगा जरूर। इसके लिए सब्सक्राइब करना होगा आपको, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।